हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले 2 वीडियो में हम आपको बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बता चुके हैं, जो कि हर हाल में आपके परीक्षा में पूछा जाएगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसमें कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ भी हैं, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं और कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं। और आज का जो यह वाला क्लास है, इस चैप्टर का तीसरा क्लास है और आज के इस वीडियो में आपका यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले, यदि आप लोग पिछला दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में हम आपको जितने सारे भी क्वेश्चन बताएंगे, सारे क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होंगे, जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में 5 नंबर के पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा, ताकि एक एक चीज आपको भली भांति समझ में आ जाए। और यदि इस चैप्टर से संबंधित चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वह लघु उत्तरीय का हो, दीर्घ उत्तरीय का हो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप उसका जवाब हर हाल में दे सकें। तो चलिए बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव जीके पढ़ना चाहते हैं तो जीके सागर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। जीके सागर चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप लोग यूट्यूब में जाकर के जीके सागर सर्च भी कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय का दूसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय का पहला नंबर क्वेश्चन हम आपको पिछले वीडियो में ही कंप्लीट करा चुके हैं। तो दूसरा से 6ठे नंबर क्वेश्चन तक आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय में कुल 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए और इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन सी है, इसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हम आपको राष्ट्रीय आय का परिभाषा देकर के बताएंगे और उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना किस किस प्रकार से की जाती है, इसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय के बारे में तो हम आपको पिछले क्लास में भी बताए थे कि हमारे देश में एक निर्धारित समय में या फिर एक निर्धारित वर्ष में जितने सारे भी उत्पादित वस्तुओं और सेवा होता है, उन सभी के मूल्य के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। और राष्ट्रीय आय में विदेशी आय भी शामिल होता है, यानी कि विदेश से हमें कितना आय की प्राप्ति हो रही है उसे भी शामिल कर लिया जाता है। तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय का तात्पर्य किसी देश में निश्चित या निर्धारित वर्ष में उत्पादित एवं सेवाओं के कुल मूल्य से लगाया जाता है, जिसमें विदेशी आय भी शामिल होता है। तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, पिछले क्लास में भी हम आपको बताए थे। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना किस किस विधि से की जाती है, यानी कि किस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय कितना है। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना अनेक प्रकार से की जाती है, चूंकि राष्ट्र के व्यक्तियों की आय देश के विकास में सहायक होता है। यानी कि हमारे देश में जितने सारे भी लोग रह रहे हैं, हर एक व्यक्तियों के जो आय होता है उससे ही हमारा देश विकास करता है। यानी कि हमारे राष्ट्र के व्यक्तियों की आय देश के विकास में सहायक होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधि है, जिसमें सबसे पहला विधि है उत्पादन गणना विधि। सबसे पहला विधि है उत्पादन गणना विधि। जिस प्रकार से नाम रहेगा उसका परिभाषा भी उसी प्रकार से होगा, उसका कार्य भी उसी तरह का होगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि उत्पादन गणना विधि क्या है। तो कह रहा है कि जिस आय की गणना उत्पादन के योग के द्वारा किया जाता है उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे देश में जितने सारे भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उन सभी के गणना के योग को ही उत्पादन गणना विधि बोलते हैं। जितने सारे भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है और उसको हम लोग गणना कर लेंगे और उसके योग को ही हम लोग उत्पादन गणना विधि बोलते हैं। तो पहला विधि आप लोग समझ गए। अब उसके बाद दूसरा है आय गणना विधि। दूसरा विधि है आय गणना विधि। इसके अंतर्गत राष्ट्र के व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है।
यानी कि इस देश में जितने सारे भी लोग रह रहे हैं, जितने सारे भी व्यक्ति हैं, उनका आय कितना है, उनका आय का स्रोत क्या है, इन सभी चीजों के जोड़ को ही क्या बोलते हैं, आय गणना विधि बोलते हैं। क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए कि हमारे देश के प्रत्येक व्यक्तियों की जो आय होती है उससे ही हमारा देश विकास करता है। ठीक है, तो यहां पर दूसरा विधि हो जाएगा आय गणना विधि, और उसके बाद तीसरा विधि हो जाएगा व्यय गणना विधि। तीसरा विधि व्यय गणना विधि। इसके तहत राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। व्यय कहने का मतलब कि कितना खर्च हो रहा है, यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय इस बात से तो पता चलता ही है कि हमारा आमदनी कितना है, साथ ही साथ इस बात से भी पता चलता है कि हमारा खर्च कितना है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जैसा आमदनी होगा वैसा खर्च होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रीय आय की गणना में खर्च और आय दोनों को जोड़ दिया जाता है कि यहाँ पर दोनों पर ध्यान रखा जाता है कि आय कितना है और व्यय कितना है, यानी कि आमदनी कितना हो रहा है और खर्च कितना हो रहा है, और प्लस में उत्पादन के साधन हमारे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 3 विधि है, और तीनों विधि के बारे में हम आपको बता दिए, जिसमें सबसे पहला बताए उत्पादन गणना विधि, दूसरा बताए आय गणना विधि, और तीसरा बताए व्यय गणना विधि। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय क्या है और राष्ट्रीय आय की गणना की कौन कौन सी विधि है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है यह बहुत ही ज्यादा आसान है, आप लोग हर हाल में समझ गए होंगे। अब चलिए तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है आपके लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और हर हाल में आपके परीक्षा में इस बार पूछा जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय एवं राष्ट्रीय आय में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करें। तो अभी तक हम आपको प्रति व्यक्ति आय के बारे में भी बता दिए हैं और राष्ट्रीय आय के बारे में भी बता दिए हैं, और जब दोनों बता दिए हैं तो इसका तो अंतर आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम अंतर बताएंगे, और यदि ठीक इसी तरह से आप लोग परीक्षा में लिख देते हैं तो फिर आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए एक तरफ हम लोग प्रति व्यक्ति आय लिख देंगे और दूसरी तरफ हम लोग राष्ट्रीय आय लिख देंगे, जैसा कि आमतौर पर आप लोग अंतर लिखते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय होता है। नाम ही है प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एक एक व्यक्ति का आय, यानी कि हमारे देश के सभी औसत व्यक्तियों का आय। इसलिए प्रति व्यक्ति आय की तरफ लिखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय देश के प्रत्येक व्यक्ति का औसत आय होता है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय आय में लिखेंगे कि राष्ट्रीय आय पूरे देश का आय होता है, यानी प्रति व्यक्ति आय में एक एक व्यक्ति का आय शामिल होता है, लेकिन राष्ट्रीय आय में पूरे देश का आय शामिल होता है। तो पहला अंतर आप लोग समझ गए। अब उसके बाद दूसरा अंतर है कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि हमारे देश में जो कुल जनसंख्या है और कुल राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से यदि हम लोग भाग देंगे और जो भागफल आएगा वही हमारा प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। लेकिन राष्ट्रीय आय में किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। जैसे मान लिया जाए कि 2020 है तो 2020 है या फिर 2021 है, चाहे कुछ भी आप लोग मान लीजिए, तो 2020 या 21 में हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में कितने सारे वस्तुओं का उत्पादन हुआ, कितने सारे सेवाओं का उत्पादन हुआ, विदेशी आय कितना है। इस प्रकार से जितने सारे भी साधन होते हैं, जितने सारे भी उत्पादन के साधन होते हैं, सेवा के साधन होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, व्यय के स्रोत होते हैं, सभी को एकत्रित कर करके यह आंकड़ा निकाला जाता है। तो कुल मिलाकर के दूसरा अंतर यही हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय की तरफ कि राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं, जबकि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। तो दो अंतर आप लोग समझ गए। अब उसके बाद तीसरा अंतर है कि एक वर्ष की अवधि में देश के प्रत्येक व्यक्तियों के औसत आय को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी कि एक वर्ष का समय ले लिया जाए और उसमें यह आकलन किया जाए कि प्रत्येक व्यक्ति का आय कितना हुआ, इसे ही हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। जबकि एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पत्ति के विभिन्न साधनों से प्राप्त आय के योग को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि यदि प्रति व्यक्ति आय निकालना है तो प्रत्येक व्यक्तियों के औसत आय को देख लेंगे, लेकिन यदि राष्ट्रीय आय निकालना है तो हमारे देश में उत्पादित हर एक साधनों के प्रति औसत आय को देख लेंगे कि हमारे देश में उत्पादित सभी साधनों से कितना आय
की प्राप्ति हो रही है। तो कुल मिलाकर के प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में यही 3 अंतर है, जिसे कि आप लोग याद रखेंगे और यदि ठीक इसी तरह से अपने परीक्षा में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। यदि आप लोग और एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो अपने मन से कुछ और एक्स्ट्रा भी इसमें जोड़ सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। यानी कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होती है उससे भारत किस प्रकार से विकास करता है, भारत के विकास के लिए यह राष्ट्रीय आय में वृद्धि किस प्रकार से लाभप्रद है, इसी के बारे में वर्णन करना है। तो बहुत ही ज्यादा आसान है यदि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा कि किसी भी राष्ट्र की संपन्नता अथवा विपन्नता वहां के लोगों के राष्ट्रीय आय के माध्यम से जाना जाता है। भारतीय विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि निम्नलिखित तरीके से लाभप्रद है। अब यहां से हम लोग लाभ देखेंगे कि आखिर राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने से क्या क्या लाभ मिलता है। सबसे पहला, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर सर्वप्रथम भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे देश का आमदनी बढ़ जाएगा तो हमारा देश भी ज्यादा विकास करेगा, और जब ज्यादा विकास करेगा तो जो अभी हमारा देश विकासशील देश है वह विकासशील देश से ऊपर उठ करके विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। तो इसी बात को यहां पर लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर सर्वप्रथम भारत विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होते ही केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की परियोजना एवं विकास संबंधित योजनाओं को अंतिम रूप दे पाएगी। यानी कि हमारे देश में जितने सारे भी सरकारी काम चल रहे हैं, जितने सारे भी योजना हैं, जितने सारे भी परियोजना हैं, वह यदि आर्थिक स्थिति के कारण रुका हुआ है तो वह आगे बढ़ जाएगा, वह पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर भारत का विकास हर हाल में होगा। उसके बाद तीसरा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में खुद वृद्धि हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि जब पूरे देश का ही आय बढ़ जाएगा तो हर एक व्यक्तियों का भी आय बढ़ेगा, क्योंकि जब तक हर एक व्यक्तियों का आय नहीं बढ़ेगा तब तक राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगा। तो दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो इसी चीज को यहां पर लिखा जा रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने पर प्रति व्यक्ति आय में खुद वृद्धि हो जाएगी एवं यहाँ के नागरिकों का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि जब हमारा आय ज्यादा होता है, जब आमदनी ज्यादा होता है तो शिक्षा भी बढ़िया मिलता है, स्वास्थ्य स्थिति भी अच्छी होती है और जीवन स्तर भी अच्छा होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा तो हमारे देश के हर एक व्यक्तियों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगा तो शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार हो जाएगा। तो तीसरा लाभ भी आप लोग देख लिए। अब उसके बाद चौथा लाभ है कि भारतीय विकास हेतु राष्ट्रीय आय में वृद्धि अति आवश्यक है। यानी कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, अति आवश्यक है। आय के धन का उपयोग देश की सुरक्षा, आधुनिक कृषि पद्धति, शिक्षा एवं रोजगार के लिए किए जाएंगे, जिससे आम आदमी के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास होगा। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हमारे देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा, जब आमदनी ज्यादा आएगा, तो सबसे पहला चीज कि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। उसके बाद दूसरा है आधुनिक कृषि पद्धति। यानी कि जब हमारे देश का आय ज्यादा होगा तो आधुनिक तरीके से हम लोग खेती करेंगे, और जब आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो उत्पादन भी ज्यादा होगा, यानी कि किसानों का आय भी बढ़ेगा। उसके अलावा जब हमारे देश का आमदनी ज्यादा है तो शिक्षा एवं रोजगार के लिए ज्यादा अवसर मिल पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि राष्ट्रीय आय ज्यादा है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, तो हमारे देश का भी विकास होता है, आम आदमी का भी विकास होता है, और हर एक व्यक्तियों के औसत आय का भी विकास होता है। तो यहां पर हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय से हमारे देश का जो प्रति व्यक्ति आय है दोनों आपस में संबंधित है। और यदि जब देश का राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगा, और जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो हमारे देश का विकास होगा, बहुत ज्यादा विकास होगा, हर एक व्यक्तियों का विकास होगा, शिक्षा में सुधार आएगा, रहन सहन में सुधार आएगा, स्वास्थ्य स्थिति में सुधार आएगा, लोगों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से राष्ट्रीय आय की वृद्धि से बहुत सारे लाभ हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यह चौथा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है, कुल 4 पॉइंट हम आपको बताए हैं, चारों पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा, और हर हाल में आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अब 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। विकास में
प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यानी कि यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से विकास कैसे बढ़ता है या फिर प्रति व्यक्ति आय घटने से विकास में गिरावट कैसे आता है। कुल मिलाकर के इस प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो इसका जवाब बहुत ही बारीकी से हम आपको समझाएंगे, थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो हम लोग लिखेंगे कि आम आदमी के लिए विकास तभी संभव है जब इसकी आय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद शेष रह जाए। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारा मासिक आमदनी कितना है, 10,000 रुपया है और खर्च भी 10,000 है, तो हमारा विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो तो रहने सहने खाने पीने में ही 10,000 खर्च हो जा रहा है। तो विकास के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट तो है नहीं, तो जिससे हम विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारा मासिक आमदनी 20,000 रुपया है और उसमें से यदि हम लोग 10,000 रुपया खर्च कर रहे हैं, तो 10,000 हमारे पास सेविंग है। यानी कि उस 10,000 से हम आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि हमारा आय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद अगर शेष बच रहा है, तो उससे हमारा विकास संभव हो पाएगा। तो इसी चीज को लिखा गया है कि आम आदमी के लिए विकास तभी संभव है जब इसकी आय मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी शेष रह जाए और प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है। जाहिर सी बात है कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो हमारा जीवन स्तर भी बढ़ेगा, जब प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो जीवन स्तर भी निम्न हो जाएगा। तो इसी बात को लिखा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में परिवर्तन होने से इसका सीधा प्रभाव लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से शिक्षा का स्तर नीचे जाएगा और जीवन शैली संस्कृति में निरंतर वृद्धि होते जाएगी। सामान्यतः भारत जैसे देशों में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की आय पहले से अच्छी हो, उनके वंशज अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार भी पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप सभी लोग अपने निजी जिंदगी में भी देखते होंगे, अपने आसपास में देखते होंगे कि जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, जिनका आमदनी ज़्यादा होता है, उनके जो बच्चे होते हैं वह अच्छी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनको अच्छा नौकरी मिलता है, अच्छे जगह पर जाकर के सेट हो जाते हैं। और जिनके पास पैसा नहीं है, उनको न तो शिक्षा मिल पाता है और न ही रोजगार मिल पाता है। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि भारत जैसे देशों में देखा गया है कि जिन व्यक्तियों की आय पहले से अच्छी रही है, उनके वंशज अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा रोजगार भी पाते हैं, जबकि गरीबी की दशा झेल रहे लोग वैसे स्थिति में ही रह जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जिनके पास पैसा ही नहीं है, वह कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे। वो तो बस खाने पीने में ही रह जाते हैं। उनके पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है कि खा पी के अलावा कुछ सेविंग कर सके, कुछ बचा सके, इसलिए वह विकास नहीं कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा जा रहा था कि विकास में प्रति व्यक्ति आय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, यानी कि दोनों का संबंध बताना था कि विकास और प्रति व्यक्ति आय दोनों के बीच क्या संबंध है। तो दोनों के बीच हम आपको संबंध बता दिए कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो विकास भी बढ़ेगा, जीवन स्तर बढ़ेगा, अच्छा शिक्षा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य स्थिति मिलेगा, अच्छा हमको रोजगार मिल जाएगा। लेकिन जब प्रति व्यक्ति आय कम है तो यह सब कुछ से हम वंचित रह जाएंगे। तो कुल मिलाकर के 5वां नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए। बहुत ही ज्यादा आसान है। यदि आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर आपको समझ भी आ जाएगा। अब चलिए 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जो इस चैप्टर का सबसे आखिरी क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है? अगर हाँ तो वर्णन करिए, अगर नहीं तो भी वर्णन करिए। तो इसके बारे में तो अभी तक हम आपको जितना बता चुके हैं उतना ही काफी है। यानी कि कह रहा है कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय प्रभावित होगा कि नहीं होगा। तो अभी तक तो हम आपको बताते चले आ रहे हैं कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, जब प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगा, क्योंकि दोनों दूसरे आपस में एक दूसरे से संबंधित है। तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है। अभी तक हम आपको समझा रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम आपके घर का उदाहरण देते हैं। आपके घर में 4 सदस्य हैं, ठीक है, आपके घर में 4 सदस्य हैं। एक व्यक्ति पहले से 10,000 रुपया कमा रहा है, एक व्यक्ति पहले से 10,000 रुपया कमा रहा है, तो आपके घर का आर्थिक स्थिति कुछ और होगा। लेकिन जब आपके घर में 2 व्यक्ति 10-10 हजार कमाने लगे तो फिर आपका घर का स्थिति और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अगर 3 व्यक्ति कमाने लगे तो और ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। इसी तरह से अगर देश के हर एक व्यक्ति के पास आय ज्यादा हो जाए तो हमारे देश का भी विकास हो
हो जाएगा। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा जा रहा है कि हाँ, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि राष्ट्रीय आय को प्रभावित करती है, चूंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी। अभी हम आपको बता रहे थे कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगा, जब प्रति व्यक्ति आय घटेगा तो राष्ट्रीय आय भी घटेगा। और यहाँ पर लिखा गया है कि चूंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक होने पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाएगी, जिससे कर का जो स्तर है वह ऊपर उठेगा और भारतीय मुद्रा कोष के पास पर्याप्त रूप से देश के विकास के लिए धन इकट्ठा हो पाएगा। क्योंकि ज्यादा अगर आमदनी होगा तो हम सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे, और जब सरकार को ज्यादा टैक्स देंगे तो सरकार के पास ज्यादा रुपया आएगा, और जब सरकार के पास ज्यादा रुपया आएगा तो सरकार का भी राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, यानी कि सरकार का भी आमदनी बढ़ जाएगा। यानी कि जब हमारा आमदनी बढ़ेगा तो सरकार का भी आमदनी बढ़ेगा, जब हमारा आमदनी घटेगा तो सरकार का भी आमदनी घटेगा। अब क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा आमदनी होता है तो हम ज़्यादा टैक्स देते हैं, कम आमदनी होता है तो कम टैक्स देते हैं, और टैक्स पर ही सरकार चलती है। इसी वजह से यहाँ पर बोला जा रहा है कि कर का स्तर ऊपर उठेगा, यानी कि जब प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा तो कर का स्तर ऊपर उठेगा और भारतीय मुद्रा कोष के पास पर्याप्त रूप से देश के विकास के लिए धन इकट्ठा हो पाएगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब उसके बाद कह रहा है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि देश के शिक्षा स्तर, स्वास्थ्य सेवा और आधुनिक सभ्यता के साथ साथ चलने में मदद पहुंचाएगी। इसका प्रभाव यह देखने को मिलेगा कि भारत विश्व के अग्रणी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में प्रथम या दूसरे पैदान पर आ जाएगी। यानी कि जब हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति का आय बढ़ेगा तो उससे राष्ट्रीय आय बढ़ेगा, और जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगा तो हमारा देश विकसित होगा, हमारा देश आगे विकास करेगा, और जब विकास करेगा तो वह भारत में अग्रणी शक्तिशाली देशों की श्रेणी में आ सकता है या फिर दूसरे पैदान पर आ सकता है। अभी जो हमारा देश विकासशील देशों की श्रेणी में है, जो पिछड़ा हुआ देश है, वह सबसे अग्रणी देश भी बन सकता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा था कि प्रति व्यक्ति आय से राष्ट्रीय आय बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, तो इसका सीधा जवाब होगा कि हाँ, बढ़ता है। क्यों बढ़ता है इसके बारे में पूरा हम आपको विस्तार से समझा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि छठा नंबर क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए होंगे, और यदि यह वाला क्वेश्चन समझ गए हैं तो अब इसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं है, यानी कि इस चैप्टर में इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बन सकता है, इससे ज्यादा हट के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और इतना सिंपल भाषा में हम आपको बता दिए हैं कि एक एक चीज आपको समझ भी आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन अगर आप लोग पूरा अच्छे तरीके से नहीं समझ पाए हैं तो हम एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बार फिर से शुरू से आप सभी लोग दोबारा एक एक वीडियो को देख लीजिएगा। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट एक बार दोबारा देख लीजिए। दोबारा समझ नहीं आता है तिबारा देखिए, क्योंकि बार बार कोशिश करने से ही कोई चीज सार्थक होता है। क्योंकि आप लोग कहावत सुने हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवर जात ते सिल पर परत निशान, यानी कि रस्सी से भी पत्थर पर निशान पड़ जाता है। इसलिए अभी आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो फिर आपको भी हर हाल में समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह पूरा चैप्टर आप लोग भली भांति समझ गए होंगे। तो यदि आप लोग भली भांति यह पूरा चैप्टर समझ गए हैं तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में इस चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।